आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आते हैं 7 से 8 आपके क्या एमसीक्यू आते हैं, उसको एक एक कर कर चैप्टर वाइज आपको इसमें बताया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर फर्स्ट पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है सभी को एक एक कर कर इसमें ध्यान दिया जाएगा। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को इस प्रकार से विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है, निषेचन के तुरंत बाद कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो आप ये जानते हैं कि देखिए, निषेचन के तुरंत बाद आपका ये प्रतिमुख कोशिका तथा उसकी जो सहायक कोशिकाएं होती है, ये दोनों कोशिकाएं निषेचन के तुरंत बाद नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द्विबीजपत्री भ्रूण के युग्मक द्विबीजपत्री भ्रूण के युग्मक में उपस्थित आधार कोशिका क्या कहलाती है। देखिए, द्विबीजपत्री भ्रूण के युग्मनज में उपस्थित आधार कोशिकाएं क्या कहलाती है। तो आधार कोशिकाएं निलंबन कोशिकाएं कहलाती है। कहा जाता है कि जो निलंबन कोशिकाएं या इसी को अंतस्थ कोशिका या भ्रूणी कोशिका का निर्माण करती है। आपका ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास में अंतस्थ कोशिका अनु अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप बनती है। कहा जा रहा है कि द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास में अत्यंत क्या अंतस्थ कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप बनाती है। तो क्या बनाती है, ये अष्टांशक बनाती है। ये अष्टांशक बनाती है। अष्टांशक का मतलब होता है ये ऑक्टेन का निर्माण करती है। ऑक्टेन मतलब इसमें 8 प्रतिमुख कोशिकाएं का निर्माण होती है, जिसमें कहा जाता है कि इसमें अंध अध स्फीति के नीचे इसके 4 होते हैं तथा इसके अध अधराधर कोशिका के नीचे 4 कोशिकाएं ऊर्ध्वाधर कोशिकाएं कहलाती। जैसे कहा जाता है कि अष्ट कोशिकाओं में 4 कोशिकाएं ऐसी होती है जो कोशिका की अधराधर कोशिका में पाई जाती है तथा कुछ हमारा 4 कोशिकाएं जो पाई जाती है वो अर्ध्याधर कोशिका में पाई जाती है। एक अधराधर में कोशिका में पाई जाती है, दूसरा अर्ध्याधर कोशिका में पाई जाती है। इस प्रकार से अष्टा अष्टांशक या ऑक्टेन का निर्माण करता है कौन, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए, आवृत बीजियों में भ्रूण पोष का निर्माण द्वितीयक केंद्रक के सिरे पर युग्मक द्वारा निषेचन से होता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है। तो यह क्रिया त्रिसमेकन या त्रिशलन कहलाती। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी में भ्रूण का निर्माण द्वितीयक केंद्रक के दूसरे नर युग्मक द्वारा निषेचन होता है। देखिए, कहा जा रहा है कि एक पहला भ्रूण का निर्माण करता है, उसके पहले 2 भ्रूण का अनिर्माण हो चुका है या दूसरे युग्मक के होते हैं, तो 2 मिलकर प्लस 1 एम मिलकर किसका
तीन का निर्माण करता है, ये तीनों ही त्रिशलन क्रिया या कहा जाएगा त्रिसमेकल कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन सी सही हो जाता है। इसमें कह सकते हैं कि अगर 2n और +1 मिलकर किसका निर्माण करता है, 3n का निर्माण करती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित देखिए, इस प्रकार के भ्रूणकोश का केंद्रक विभाजन कहा जा रहा है कि इस प्रकार के भ्रूणकोश का केंद्रक विभाजन होता है, एक कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, यह भ्रूणपोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष का केंद्रक विभाजन होता है एवं कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जिसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है वह क्या कहलाता है, केंद्र के क्या, भ्रूणकोश की यह भ्रूणकोश कहलाता है। यह किसका भाग होता है, तो ये कहलाएगा केंद्रकी होता है। कैसे तुम्हारा, ये केंद्रकी होता है। कहा जाता है कि केंद्रकी भ्रूणकोश का केंद्रक विभाजन तो होता है परंतु उसके कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता है। कहा जाता है इसमें क्या, भ्रूणपोष का केंद्रक विभाजन तो होता है परंतु कोशिका विभाजन नहीं होता है। भ्रूणपोष क्या कहा जाता है, भ्रूण को पोषण प्रदान, पोषण बोले तो उसका पालन पोषण या उसको भोजन प्रदान करने वालों को क्या कहता है, भ्रूणपोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पच्चीकारी भ्रूणपोष का उदाहरण है। पच्चीकारी भ्रूणपोष का या कहा जाता है कि इसे पच्चीकारी या मोज़ैक भ्रूणपोष के ऊतकों में समानता होती है। इसका क्या एग्जाम्पल है, मक्का आपका पच्चीकारी भ्रूणपोष, या तो इसी को कहा जाता है कि मोज़ैक भ्रूणपोष का उदाहरण मक्का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित देखिए, भ्रूणपोष में निभागी चूसकांग पाए जाते हैं। भ्रूणपोष में निभागी चूसकांग पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, देखिए भ्रूणपोष में निभागी चूसकांग पाए जाते हैं तो ए निम्फिएसी, देखिए निम्फिएसी तथा एरेसी दोनों में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि निम्फिएसी व सेरे एरी एरेसी कुल के सदस्यों में निभागीय सूचकांक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, कहा जाता है कि बीज कहते हैं, देखिए बीज किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बीज किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर बीज कहते हैं, बीज किसे कहते हैं, जब निषेचन एवं परिपक्व बीजांड क्या होते हैं, क्यों को ही क्या कहा जाता है हमारा, बीज कहते हैं। क्या ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए परिपक्व अंडाशय को बीज नहीं कहते हैं। निषेचन एवं परिपक्व बीजांड बीजांड को क्या कहा जाता है हमारा, उस पौधे का या उस पादप का बीज कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कहा रहा है कि भ्रूणपोष के बीज का उदाहरण नहीं, कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 की अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है तो चना, मटर, सेम, मूंगफली इत्यादि अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण है। कहा जाता है कि अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण क्या होता है, तो चना हो गया, चना, मटर, सेम, मूंगफली तथा इत्यादि हमारे क्या होते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जबकि कुछ एग्जाम्पल, जबकि क्या है, कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से, अरंडी और गेहूं, देखिए क्या है हमारा, गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण होते हैं। कहा जाता है कि भ्रूणपोषी के उदाहरण चना, मटर, सेम, मूंगफली तथा मट हमारा अभ्रूणपोषी के एग्जाम्पल अरंडी, गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि भ्रूणपोषी के उदाहरण होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भ्रूणपोष बीज के बीज पत्र कैसे होते हैं? तो भ्रूणपोषी बीज के बीज पत्र किस प्रकार से होते हैं? तो ये बहुत ही पतले होते हैं। कहा जाता है कि भ्रूणपोषी बीज के बीज पत्र पतले, जबकि अभ्रूणपोषी बीज पत्र मोटे होते हैं। कहा था इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो क्या भ्रूणपोषी बीज के बीज पत्र पतले होते हैं, अभ्रूणपोषी के कैसे तुम्हारा मोटे होते हैं। अभ्रूणपोषी के कैसे तुम्हारा मोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक प्रारूपी द्विबीजपत्री एवं घास में वास्तविक समजात संरचना होती है। तो वास्तविक देखिए, एक प्रारूपी बीजपत्री एवं घास में वास्तविक समजात संरचना होती है, ये किसमें होती है? तो कहा जाता है कि ऑप्शन में बीज पत्र एवं स्कूटेल, देखिए स्कूटेलम में आपका द्विबीजपत्री एवं घास में वास्तविक समजात संरचना होती है। कहा जाता है कि द्विबीजपत्री पादपों में बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जहाँ कहा जाता है कि जो द्विबीजपत्री होते हैं, इसके जो बीज चोल होते हैं, जैसे कहा जाता है कि एक बीज हमारे, देखिए अगर चना के बीज को देखा जाता है तो इसके जो बीज होते हैं ये दो शाखाओं में बटे होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये बीज बीज जो होते हैं तो इसके दो भागों में बटे होते हैं। तो चना हो गया, मटर हो गया, ये सब के सब हमारे द्विबीजपत्री हो गए। लेकिन चावल को देखा जाता है हमारा, उसमें अलग नहीं होता है। गेहूं को देखा जाएगा, उसमें अलग नहीं होता है। ये सभी के सभी कैसे तो हमारा एक बीजपत्री पादप होते हैं। तो कहा जाता है कि एक इसके दो बीजपत्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री घास में केवल एक बीजपत्र ही पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको टेलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन होता है। देखिए कहा जाता है कि सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन होता है। एक किसके द्वारा? वायु के द्वारा प्रकीर्णन होता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा प्रकीर्णन होता है। कहा जाता है कि जो सिनकोना का वृक्ष जो बीज होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। कैसे होता है हमारा? बहुत ही सूक्ष्म होता है। जब बीज इसके सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होने के साथ साथ हल्के होते हैं, हल्के होने के कारण ये जैसे ही वायु की गति तेज होती है तो वो एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित होना शुरू हो जाता है, जिसको कहा जाता है कि सिनकोना के वृक्ष में बीजों का प्रकीर्णन वायु के द्वारा संभव हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का क्या जगह वायु के द्वारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो क्या है ऑप्शन? देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 जल द्वारा बीजों में प्रकीर्णन होता है। जल द्वारा बीजों में प्रकीर्णन होता है। तो जल द्वारा बीजों में प्रकीर्णन किस में होता है? तो एक कुमुदनी में होता है। कुमुदनी को कहा जाता है, ये जल के द्वारा इसमें प्रकीर्णन होता है। जैसे कहा जा सकता है कि कुमुदनी में जल द्वारा प्रकीर्णन होता है, जबकि हंसलता एवं मधुलता, देखिए हंसलता एवं मधुलता में हंसलता तथा मधुलता में ये वायु द्वारा वायु द्वारा तथा गुलमेहदी में, जो गुलमेहदी होता है, गुलमेहदी में आपका विस्फोट द्वारा, किसके? विस्फोट द्वारा विस्फोट द्वारा बीजों में प्रकीर्णन होता है। हंसलता व मधुलता में वायु द्वारा, गुलमेहदी में किसके द्वारा? आपका विस्फोट के द्वारा, तथा कुमुदनी में जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वायु द्वारा बीजों में प्रकीर्णन नहीं होता है। कहा जाता है कि क्या है? जंतुओं द्वारा बीजों में प्रकीर्णन नहीं होता है। तो जंतुओं द्वारा बीजों में प्रकीर्णन किस में नहीं होता है? तो कहा जाता है कि ये जो अरंडी होता है, अरंडी में जंतुओं द्वारा बीजों में प्रकीर्णन नहीं होता है। बाकी चारकोल, लटजीरा, देखिए चारकोल, क्या, चोर काटा, लटजीरा, गोखर, गोखर में जंतुओं द्वारा ही बीजों में प्रकीर्णन होता है, परंतु अरंडी में विस्फोट द्वारा, देखिए अरंडी में किसके द्वारा होता है हमारा? ये विस्फोट द्वारा आपका प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। 50 कह रहा है कि फल एक है। फल एक है। देखिए फल एक क्या है?
कहा जा रहा है कि फल एक क्या है, एक परिपक्व अंडाशय होता है। ये अपरिपक्व अंडाशय नहीं होता है। कैसा होता है, ये परिपक्व अंडाशय होता है। कहा जाता है कि फल एक परिपक्व अंडाशय होता है, जबकि बीज बीज विकसित हो रहे होते हैं। इसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है, जिसे कहा जाता है परिपक्व फल का निर्माण पूर्ण रूप से संभव हो गया है। या जो आपका फल होता है वो परिपक्व रूप से पक गया है या परिपक्व रूप से तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि कूट कूट फल का उदाहरण है। कूट फल का उदाहरण आपका सेब है। कूट फल किसे कहते हैं, इसके ऊपर अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके प्लेलिस्ट में क्लास 12 बायोलॉजी टीच बाई कपिल सर डालेगा। आपको पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट जितने भी आपके थियोरी है सभी के सभी क्लास 12 के आपको मिल जाएंगे और सभी को एक एक कर देख लेंगे तो आपका 12 में क्लास 12 में आने वाले जितने भी बायोलॉजी के एमसीक्यू हैं या जितने भी थियोरी है वो आपका चैप्टर वाइज कवर किया गया है और आपका भी कवर हो जाएगा। तो कूट फल का कहा जाता है, ये सेब हो गया। कूट फल या इसी को झूठा फल या इसी को कहा जाता है कि असत्य फल कहा जाता है। कहा जाता है कि कूट फल का उदाहरण सेब है, क्योंकि इसमें फल का निर्माण अंडाशय द्वारा नहीं होकर किसके द्वारा किया जाता है हमारा, ये पुष्पासन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पुष्पासन के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। तो अंडाशय से देखिए, अंडाशय से निर्मित फल कहलाते हैं। तो अंडाशय से निर्मित फल आपके क्या कहलाते हैं, ये सत्य फल कहलाते हैं। वही पुष्पासन से प्राप्त फल को क्या कहा जाता है हमारा, असत्य फल कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निषेचन के पश्चात, निषेचन के उपरांत सहायक, ये निषेचन के पश्चात सहायक कोशिकीय परिवर्तन होती है। देखिए, निषेचन के उपरांत सहायक कोशिकीय कोशिकाएं परिवर्तित होती है। तो सहायक कोशिकाएं किसमें परिवर्तित होती है, तो आपका क्वेश्चन 80 का आ जाएगा कि निषेचन के उपरांत सहायक कोशिकाएं परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें देखिए ब्रूडपोष में परिवर्तित हो जाती है, तो ए ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखिए परिवर्तित हो जाती है अंतःत्वच कवच में हो जाता है, नहीं वृंत में हो जाता है, नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, क्योंकि ये तीनों में परिवर्तन नहीं होता है। तो आखिर का परिवर्तन किस में हो जाता है, तो कहा जाता है निषेचन के उपरांत सहायक कोशिकाएं क्या थी, आपका पहले क्वेश्चन में बताया गया था, ए क्या हो जाती है हमारा, ये नष्ट हो जाती है। सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिमुख कोशिकाएं क्या हो जाती है हमारा, ये निषेचन के बाद नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 कह रहा है कि बीज पुष्प के किस भाग से बनता है। तो बीज पुष्प के किस भाग से बनता है, तो बीज पुष्प के किसके द्वारा किया जाता है, बीजों का निर्माण बीजांड से किया जाता है और फल का निर्माण उसके अंडाशय से किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 90 का क्या जाएगा, बीजांड से होता है। कहा जाता है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है, जबकि अंडाशय भित्ति से फल भित्ति एवं बीजांड से भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है, जिसे बीजांड वृंत बीजांड वृंत नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि बीजों का निर्माण बीजांड से होता है, जबकि अंडाशय भित्ति फल भित्ति एवं बीजांड का परिभ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड वृंत नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो कहा जा रहा है कि उभय मिश्रण उभय मिश्रण में पूर्णतया संलयन होता है। तो कहा जाता है कि उभय मिश्रण में पूर्णतया संलयन होता है। किसका संलयन होता है, तो उभय मिश्रण में पूर्णतः संलयन ऑप्शन नंबर ए नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो कहा जाता है कि उभय मिश्रण की क्रिया में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का संयोजन होता है, इसलिए इसे उभय मिश्रण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, पादपों में कहा जा रहा है कि 21 का पादपों में असंगत कहा जाता है कि देखिए
पादपों में असंग जनन है। कहा जाता है कि पादपों में असंग जनन क्या कहलाता है, तो ये कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पादपों का निर्माण होना असंग जनन कहलाता है। कहा जाता है कि इसमें देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन का दो युग्मकों के संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पादप का निर्माण हमारा क्या कहलाता है, प्रक्रिया असंग जनन कहलाता है। कहा जाता है कि दो युग्मकों के संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पादपों का निर्माण असंग जनन कहलाता है, क्योंकि जनन के समय सबसे अधिक अहम भूमिका किस कोशिका विभाजन की होती है, आपका एक कौन से होते अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही मनुष्य में या कहा जाता है कि जंतुओं में जनन में कौन से कोशिका का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन का होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो 22 में देखिए कहा जा रहा है कि वह घटना जिसमें कुछ पादपों में लैंगिक उपकरणों के भाग बिना निषेचन भ्रूण के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो 22 का कहा जाता है कि वह घटना जिसमें कुछ पादपों में लैंगिक उपकरण के भाग बिना निषेचन भ्रूण के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो 22 का क्या आ जाएंगे, असंग जनन होते हैं। अभी आपको बताया गया कि कुछ पादपों में अलैंगिक उपकरण के भाग बिना भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहता है, असंग जनन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसको समझा दिया गया है। इस प्रकार से चलते हैं 23 कह रहा है कि अपस्थानिक भ्रूणता में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। कहा जाता है कि अपस्थानिक भ्रूणपोष में, तो अपस्थानिक भ्रूणपोष में भ्रूण का निर्माण नाभिकीय कोशिकाओं से नहीं होता है। कहा जाता है इसमें किसी नहीं होता है, नाभिकीय कोशिकाओं से नहीं होता है। तो ये कहा जाता है कि नाभिकीय कोशिकाएं बीजांड वृंत एवं बीजांड को जोड़ने का कार्य करती है। कहा जाता है कि जो नाभिकीय कोशिकाएं होती है ये सदैव कोशिकीय, देखिए ये सदैव क्या कहते हैं, कोशिका तथा बीजांड वृंत एवं बीजांड का निर्माण या बीजांड को जोड़ती का बीजांड वृंत तथा बीजांड काय को जोड़ने का कार्य कौन करता, नाभिकीय कोशिकाएं करती है। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, 24 का देखिए। 24 का रहा है कि अपबीजाणुता को खोज किसने किया था, तो अपबीजाणुता की खोज सर्वप्रथम आपके महान वैज्ञानिक जोहनबर्ग ने किया था। जोहनबर्ग ने ये आपका क्या किया था, जोहनबर्ग ने अपबीजाणुता या एपोस्पोरी की खोज किए थे। कहा जाता है कि लिविनहॉक ने संतरों में क्या कहते हैं, लिविनहॉक ने संतरे में, कहा जाता है कि लिविनहॉक ने संतरे में बहुभ्रूणता की तथा वीकलर ने असंग जनन की खोज की थी। वीकलर ने क्या किया तुम्हारा, वीकलर ने असंग जनन के बारे में बताता और लिवेनहॉक ने आपको संतरे में बहुभ्रूणता के बारे में बताए थे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। तो संतरे में भ्रूणता की खोज की थी, संतरे में अभी इसके पहले ही बताया गया था। तो संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने किए थे, लिवेनहॉक जी ने किए थे। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, पुरकिंज ने आपके कोशिका द्रव के रूप में बताए थे और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताए थे। उसके साथ साथ कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर अब 26 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जाता है कि जीनिया शब्द, देखिए जीनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। जीनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फोके ने किए थे। फोके ने कहा जाता है कि परागकणों का भ्रूणपोष या फल एवं फूल का सीधा प्रभाव जीनिया कहलाता है। कहा जाता है कि परागकणों का भ्रूणपोष
या कह सकते हैं कि परागकणों का फल एवं फूल पर सीधा प्रभाव क्या करता है, जीनिया कहलाता है। ये शब्द कौन दिया था हमारा, फोके नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष कैसा होता है, तो आपको बताया कि भ्रूणपोष सदैव त्रिगुणित तो होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, इसके बाद देखिए उधर पे 21 अब कहा जा रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबरिंग को इसको गलत कर दीजिए। अब कहा जा रहा है कि निषेचन के देखिए निषेचन के पश्चात बीजांडकाय प्रायः समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी पतली परत के रूप में बच जाता है, जिसे क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का, निषेचन के बाद बीजांड के अंत आवरण से बनता है, तो बीज निषेचन के बाद बीजांड के अंत आवरण से बनता क्या बनता है, तो ये आपका अंत कवच बनता है। क्या बनता, अंत कवच बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, द्विगुणित बीजांडुता में सभी कोशिकाएं होती है, द्विगुणित बीजाणुता में सभी कोशिकाएं होती है, तो सभी कोशिकाएं कैसी होती है, ये सदैव द्विगुणित होती है। कहा जाता है कि जो द्विगुणित बीजाणुता होती है उसमें कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित होती है, या कह सकते हैं कि 2n होती है। क्वेश्चन नंबर 5, जब जनन में भाग लेने वाले युग्मक संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं तो वह जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका विषम युग्मी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि निम्न पादपों में परागण और निषेचन के बिना फल का निर्माण क्या कहलाता है, तो आपको इसके बारे में समझाएगा कि क्या अनिषेक फलन होता है। तो अनिषेक फलन के किसी दो के उदाहरण का नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में, दो उदाहरण बताइए अनिषेक फलन के। उसके बाद कहा जाता है कि वह घटना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, वह घटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, असंग जनन कहलाता है। असंग जनन के भी आप दो उदाहरण के नाम बताइए अभी कमेंट बॉक्स में। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अनिषेक जनन असंग जनन। 28 का देखिए, 8 का है अगला अगला क्रम गड़बड़ा है। देखिए, प्याज में किस प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का प्याज में मिश्रित बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न किस बहुभ्रूणता की स्थिति में युग्मनज दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, तो कहा जाता है कि युग्मनज दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, विदलन कहा जाता है। इसके पहले आपको आप समझाएगा कि विदलन की घटना किस प्रकार से की होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि परागण के देखिए परागण के भ्रूणपोष पर प्रभाव को कहते हैं, परागण के भ्रूणपोष के प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क्या, जीनिया हो जाता है। जीनिया किसे कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और जीनिया की खोज कौन किया था इसकी, और इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के परागकणों का बीजावरण व फल भित्ति का प्रभाव कहलाता है, परागकणों के बीजावरण व फल भित्ति का प्रभाव क्या कहलाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, मेटाजीनिया कहलाता है। इस प्रकार से आज आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे बहुविकल्पी के, सभी को कवर करा दिया गया है। ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।